रामपुर गांव में रहने वाली कविता की जिंदगी किसी सजा से कम नहीं थी। सौतेली माँ के ताने, छोटी बहन कुसुम का घमंड और गरीबी ने उसकी मुस्कान तक छीन ली थी। समय बीता और एक दिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि अमीर घर में शादी होने के बावजूद कुसुम के दिल में घमंड भर गया, जबकि गरीब घर में जाने वाली कविता सबका दर्द सहकर भी चुप रही। लेकिन कहानी ने खौफनाक मोड़ तब लिया जब अपने घायल पति को बचाने के लिए कविता को मजबूरी में उसी कुसुम के घर नौकरानी बनकर जाना पड़ा। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने कुसुम के घमंड, दौलत और खुशियों को जड़ से हिलाकर रख दिया। रामपुर नामक गांव में कविता अपने पिता रमेश और सौतेली माँ किरण के साथ रहती थी। अरे ओ कामचोर, कब से एक ही काम किए जा रही है? बाकी के काम कौन करेगा? जी माँ, हो ही गया, बस पोछा करना है। अरे करमजली, जल्दी जल्दी कर, एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे। अपनी माँ के लिए तो मनहूस थी ही, अब मेरी जान लेगी क्या? तभी किरण की बेटी कुसुम आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी मुझे खाना दो। देख क्या रही है, जा पहले मेरी बेटी के लिए खाना बना, फिर दूसरे काम करना। जी माँ। कविता कुसुम के लिए खाना बनाती है और उसे परोस देती है। कुसुम भी अपनी माँ की तरह घमंडी थी। वो कविता से कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। कुसुम लो, खाना खा लो। कुसुम कविता के हाथ का खाना खाती है और उसमें खामियां निकालने लगती है। अरे अरे, छी छी, ये कैसा खाना बनाया है? इस कविता ने जानबूझकर मेरे लिए ऐसा खाना बनाया है, कोई स्वाद ही नहीं है। कुसुम की बात सुनकर किरण गुस्से में कविता से कहती है, कविता, कुछ काम तो सीख ले। कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? तूने ये सब जानबूझकर किया ना, ताकि मेरी बेटी भूखी रह जाए। कविता घबरा जाती है और कहती है, नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हो? कुसुम मेरी छोटी बहन है, गलती से मसाले ऊपर नीचे हो गए होंगे। बेचारी कविता के साथ रोज माँ बेटी ऐसा ही व्यवहार करती थी। कुसुम के तीखे शब्द उसके दिल तक पहुंचते, पर वह कुछ नहीं बोलती थी। दिन बीतते रहे। एक कविता के लिए रिश्ता आता है। रमेश किरण से कहता है, भाग्यवान, हमारे पास वाले गांव के सेठ ने अपने इकलौते बेटे वीरेंद्र के लिए हमारी बेटी कविता का रिश्ता खुद मांगा है। क्या? सेठ का बेटा? वो लोग तो बहुत अमीर हैं। हाँ, हमारी कविता वहां बहुत खुश रहेगी। क्यों जी, आपको मेरी बेटी कुसुम बुरी लगती है क्या? नहीं नहीं, ये क्या कह रही हो? कविता कुसुम से बड़ी है, इसलिए पहले उसकी शादी का विचार आया। मुझे कुछ नहीं पता। अभी के अभी सेठ के घर जाकर कुसुम और वीरेंद्र का रिश्ता पक्का करो। रमेश को अपनी बेटी कविता के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किरण की बात भी नहीं टाल सकता था। रमेश सेठ की हवेली जाता है और कुसुम व वीरेंद्र का रिश्ता पक्का कर देता है। हवेली से निकलते समय अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। तभी सेठ का नौकर निर्मल अपने पिता के साथ रमेश के पास जाता है। निर्मल कहता है, अरे, आपको चोट तो नहीं लगी? आप ठीक है? निर्मल की बातें और उसका दयालु स्वभाव देखकर रमेश अपनी बेटी कविता का रिश्ता निर्मल से पक्का कर देता है। रमेश घर आकर सारी बातें बताता है। ये सुनकर किरण और कुसुम बहुत खुश हो जाती हैं कि कविता का रिश्ता एक नौकर से जुड़ने वाला है। दोनों माँ बेटी खुशी से मुस्कुराने लगती हैं। जब दोनों कमरे से बाहर जाती हैं, तभी रमेश कविता से कहता है, देखो बेटी, मैं एक पिता हूं, मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूंगा। कुछ सोच समझकर ही मैंने तुम्हारा हाथ उस गरीब लेकिन नेक इंसान के हाथ में दिया है। तभी कविता भावुक होकर कहती है, पिताजी, आप जो भी करेंगे मैं उसमें राजी हूँ और मैं खुश हूँ। शादी का दिन आ जाता है। कविता की शादी एक छोटी सी जगह पर साधारण तरीके से की जाती है, जबकि कुसुम की शादी बड़े धूमधाम से एक होटल में होती है। कुसुम विदाई के बाद एक बड़ी कार में बैठकर अपने ससुराल जाती है। वहीं दूसरी ओर कविता पैदल ही अपने ससुराल की तरफ चल पड़ती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन कविता के पति निर्मल का एक्सीडेंट हो जाता है।
कविता, अब मैं काम कैसे करूंगा? हम पहले ही गरीब हैं और अब मेरे इलाज के पैसे तुम कहाँ से लाओगी? निर्मल जी, आप चिंता मत करो। मैं अपनी छोटी बहन से पैसे उधार मांग लूंगी और मैं कल से काम पर भी जाऊंगी। काम पर? लेकिन कहाँ? कुसुम के ससुराल। इतना कहकर कविता कुसुम के घर निकल जाती है। कैसी हो कुसुम? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। मुझे अपने घर पर काम पर रख लो। तुम्हारे जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया है, जिससे वो कुछ समय तक काम पर नहीं जा सकते। कुसुम मन ही मन सोचती है। यही सही मौका है इसे सबक सिखाने का। इससे काम भी करवाऊंगी, पगार भी कम दूंगी, और अगर ज्यादा जुबान लड़ाई तो काम से निकाल दूंगी। ठीक है कविता, लेकिन घर का पूरा काम करना होगा। झाड़ू, पोछा, बर्तन, साफ सफाई, कपड़े धोना और खाना बनाना भी। लेकिन तुम्हें पैसे कम मिलेंगे, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। ठीक है कुसुम, मेरे पास बस तुम्हारा ही सहारा है। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं कल से समय पर काम पर आ जाऊंगी। इतना कहकर और कुछ पैसे उधार लेकर कविता घर की ओर निकल जाती है। घर पहुंचकर वो सारी बातें अपने पति को बताती है। निर्मल ये सुनकर उदास हो जाता है। कविता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हें मेरी वजह से इतने काम करने पड़ रहे हैं। पति पत्नी सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन से कविता कुसुम के घर काम पर जाने लगती है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उठ जाती, अपने घर का काम करती, फिर निर्मल को दवाई देती और उसके बाद पैदल ही कुसुम के घर पहुंचती। कुसुम जानबूझकर उसे जरूरत से ज्यादा काम देती। कविता, पहले पूरे आंगन में पानी डालकर सफाई करो, फिर कपड़े धोना, और हाँ, मेरे कमरे की सफाई अच्छी तरह होनी चाहिए। कविता चुपचाप काम में लग जाती। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी उसे 2 वक्त का खाना ठीक से नहीं मिलता था। एक दिन कविता रसोई में खाना बना रही थी। तभी कुसुम अपनी सहेलियों के साथ वहां आती है। देखो, ये मेरी बड़ी बहन है। पहले खुद को बहुत सीधी सादी समझती थी और आज मेरे घर काम करती है। सब सहेलियां हंसने लगती हैं। कविता की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। बारिश और ठंड की वजह से कविता की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे तेज बुखार हो जाता है। फिर भी वह काम करती रहती है। तभी वीरेंद्र वहां पहुंचता है। वह कविता की हालत देखकर चौंक जाता है। कविता दीदी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी कविता बेहोश होकर गिर पड़ती है। वीरेंद्र तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर कहता है, इनके शरीर में बहुत कमजोरी है। इन्होंने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया। कुसुम, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि दीदी की हालत इतनी खराब है। तो मैं क्या करूं? ये खुद ही कमजोर है। वीरेंद्र पहली बार कुसुम पर जोर से चिल्लाता है। बस, बहुत हो गया। उस दिन के बाद वीरेंद्र धीरे धीरे कुसुम से दूर रहने लगता है। धीरे धीरे निर्मल ठीक होने लगता है। अब वह थोड़ा बहुत काम करने लगा था और कुसुम के गलत व्यवहार की वजह से कविता ने उसके ससुराल जाना भी छोड़ दिया था। लेकिन कुसुम को अभी अपनी गलतियों का असली सबक मिलना बाकी था। कविता, मैंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके एक अच्छी रकम तैयार कर ली है। क्यों ना हम इससे अपना छोटा सा व्यापार शुरू करें? ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास भी मेरी माँ की दी हुई आखिरी निशानी है, सोने की एक अंगूठी, जिसे मैंने ऐसे मौके के लिए ही संभाल कर रखा था। हम उसे कल जाकर बेच देंगे। इससे हमें और मदद मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन हम व्यापार किस चीज का करेंगे? क्यों ना हम खाने के व्यंजनों का एक छोटा सा ठेला खोलें। विचार अच्छा है। क्यों ना हम डोसे का ठेला खोलें? तुम्हारे हाथों में तो जादू है और सबसे स्वादिष्ट डोसा तुम ही बनाती हो। ठीक है, हम कल ही जाकर सारा काम कर लेंगे। अगली सुबह दोनों पति पत्नी बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। कविता अपनी सोने की अंगूठी बेच देती है। अगले ही दिन से दोनों काम पर लग जाते हैं। कविता के डोसे की खुशबू
दूर दूर तक लोगों तक पहुंचने लगती है। देखते ही देखते उसके ठेले पर भीड़ लग जाती है। लोग कविता की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वाह कविता, मजा ही आ गया। तेरे हाथों में तो सच में जादू है। ऐसे ही धीरे धीरे कविता के डोसे के चर्चे पूरे गांव में फैल गए। दूसरी तरफ कुसुम रात दिन बस यही सोचती रहती कि उसकी बहन इतनी आगे कैसे निकल गई। एक सुबह दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा होने लगता है। मैं तुम्हारी इस कामचोरी और लापरवाही से तंग आ चुका हूं। तुम्हें न घर की जिम्मेदारियों की परवाह है, न रिश्तों की कदर। हर वक्त बस आराम और घमंड में डूबी रहती हो। तभी कुसुम के घर कविता आ जाती है। अरे कविता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आप दोनों को भोजन पर बुलाने आई हूँ। भोजन पर? लेकिन क्यों? लॉटरी लग गई है क्या? ऐसा ही कुछ समझ लो। निर्मल जी और मेरी मेहनत रंग लाई। हमने अपना घर खरीद लिया है। कल घर पर कथा है, इसलिए आप दोनों को न्योता देने आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम जरूर आएंगे। वीरेंद्र बहुत खुश होता है, लेकिन कुसुम मन ही मन सोचती है, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। कल कविता के घर जाकर देखना ही पड़ेगा कि वो अपने डोसे में ऐसा क्या जादू करती है जो इतनी आगे बढ़ गई। निर्मल और कविता अपने नए घर की तैयारियों में लग जाते हैं। घर के हर कोने में खुशी का माहौल था। कुसुम और वीरेंद्र दोनों उनके घर आते हैं और कथा में बैठ जाते हैं। तभी कुसुम धीरे से वीरेंद्र से कहती है, मैं जरा पूरा घर देख कर आती हूँ। कुसुम अंदर ही अंदर कविता का घर और उसकी तरक्की देखकर जल रही थी। कुसुम चुपके से रसोई में जाती है और डोसे के चावलों में एक हानिकारक केमिकल मिला देती है। अगले दिन जब कविता उन केमिकल मिले चावलों से बने डोसे लोगों को खिलाती है, तो अचानक कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है। गांव वाले कविता की शिकायत कर देते हैं। कुछ ही देर में पुलिस कविता की दुकान पर पहुंच जाती है। पुलिस दुकान की जांच करती है और उन्हें खाने में मिले केमिकल के बारे में पता चल जाता है। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं। पुलिस तुरंत कविता को गिरफ्तार कर लेती है। कविता, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरी तरफ ये सब जानकर कुसुम बहुत खुश होती है और खुद से कहने लगती है, आखिरकार वही हुआ जो मैं चाहती थी। अब सबके सामने कविता की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जिसे लोग मेहनती और संस्कारी कहते नहीं थकते थे, आज वही पूरे गांव में बदनाम हो गई। अब कोई उसकी तारीफ नहीं करेगा। अब सबको पता चलेगा कि कुसुम से आगे निकलना इतना आसान नहीं है। अच्छा हुआ मैंने समय रहते ऐसा जाल बिछाया कि सबका शक कविता पर चला गया। अब कोई उस पर आसानी से भरोसा नहीं करेगा। अच्छा, तो ये सब तुमने किया है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जिस इंसान पर कविता दीदी आंख बंद करके भरोसा करती थीं, उसी ने उन्हें धोखा दिया। तुम अपने ही दिल में इतनी जलन और नफरत कैसे रख सकती हो? अब अभी के अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और सबके सामने पूरा सच कबूल करो। वीरेंद्र और कुसुम पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वीरेंद्र कुसुम से सच कबूल करने को कहता है। मुझे गिरफ्तार मत कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी जलन और घमंड में इतनी अंधी हो गई थी कि सही और गलत का फर्क ही भूल बैठी। मैंने ही कविता दीदी के चावलों में केमिकल मिलाया था, लेकिन मेरा इरादा किसी की जान लेने का नहीं था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। पुलिस कविता को निर्दोष साबित कर देती है और कुसुम को गिरफ्तार कर लेती है। अपनी छोटी बहन की ऐसी हरकत देखकर कविता की आंखें भर आती हैं। वह दुखी होकर कुसुम से कहती है, कुसुम, आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कहूँ। मैंने बचपन से तुम्हें अपनी छोटी बहन समझकर प्यार दिया। माँ के ताने, तुम्हारा घमंड, तुम्हारी कड़वी बातें, मैंने सब चुपचाप सह लिया। जब तुम मुझे अपमानित करती थी, तब भी मैंने कभी तुम्हारे लिए अपने दिल में नफरत नहीं रखी। जब मैं तुम्हारे घर काम करने आई, तब भी मुझे उम्मीद थी कि एक दिन तुम्हें अपने रिश्तों की कीमत समझ आएगी। लेकिन आज तुमने जो किया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। तुमने सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश नहीं की, तुमने उन मासूम लोगों की जान भी खतरे में डाल दी, जिन्होंने हम पर भरोसा करके खाना खाया था। क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी नफरत भर गई थी कि तुम ये भी भूल गई
कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, वही बहन जिसने हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया, जिसने कभी तुम्हारे खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। कुसुम, पैसा, घमंड और जलन इंसान की सोच को इतना अंधा बना देते हैं कि उसे अपने और पराये का फर्क भी दिखाई नहीं देता। आज तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम सबसे गरीब इंसान बन गई हो, क्योंकि तुमने अपने रिश्तों, भरोसे और इंसानियत को खो दिया है। जलन और घमंड इंसान को इतना अंधा बना देते हैं कि वह अपने ही रिश्तों को खो देता है। दूसरों को गिराने की कोशिश करने वाला इंसान अंत में खुद गिर जाता है, जबकि मेहनत, अच्छाई और सच्चाई हमेशा जीतती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कुंभकर्ण पत्नी देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करें और ऐसी ही रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियों की पूरी सीरीज देखने के लिए नीचे दी गई रहस्यमयी गांव प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।